जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में एक चीज़ तो ये कि आज हमारा जो लाइव क्विज़ है वो नहीं होगा, ठीक है। कल इंशाल्लाह इसको कंडक्ट करवाएंगे, यानी कल वाले क्विज़ में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 भी शामिल होगा और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 भी शामिल होगा। ये दोनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव आने वाले कल के क्विज़ में शामिल होंगे, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 1 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 पढ़ा था। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में हमने सीखा टर्म एश्योरेंस इंगेजमेंट किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या है, एश्योरेंस इंगेजमेंट में क्या काम किया जाता है। इंगेजमेंट है ना, इसमें कोई ना कोई टास्क परफॉर्म किया जाता है, काम किया जाता है। ये क्या काम किया जाता है, ठीक है, ये हमने सीखा। हमने कंसेप्चुअली ये सीखा कि एश्योरेंस इंगेजमेंट में एक ऑडिटर वेरिफिकेशन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। इस वेरिफिकेशन के प्रोसेस में वो कुछ एविडेंस इकट्ठा करता है, सबूत इकट्ठा करता है। अच्छा, किस चीज के बारे में सबूत इकट्ठा करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के मुताबिक बनी है या नहीं, और फिर अपना कंक्लूजन या उसे ओपिनियन भी कहते हैं, अपना कंक्लूजन, अपना ओपिनियन एक रिटन रिपोर्ट की शक्ल में यूजर्स को देता है। ये हमने स्टडी किया था कंसेप्चुअली, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसमें कुछ जनरल वर्ड यूज हुए थे। वो जनरल वर्ड्स क्या यूज हुए थे कि एश्योरेंस एंगेजमेंट मींस एन एंगेजमेंट इन विच ए प्रैक्टिशनर का वर्ड यूज हुआ था, ऑब्टेन्स एविडेंस अबाउट वैल्यूएशन ऑफ ए सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट सुटेबल क्राइटेरिया, ठीक है, एंड expresses in conclusion to enhance the confidence of intended user other than responsible party, ठीक है जी। इस डेफिनेशन का जब हमने डिटेल एनालिसिस किया तो हमें पता चला इस डेफिनेशन के 5 हिस्से हैं, या इसको हम 5 कंपोनेंट्स में, एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो एलिमेंट्स कौन कौन से थे? 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस, रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट। और एक छोटी सी हमने एक्सरसाइज की थी, प्रैक्टिकल नेचर की एक्सरसाइज थी वो, कि जब प्रैक्टिकली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी लाइन आइटम अपीयर हो रही होती है, हर इनकम, हर एक्सपेंस, हर एसेट, हर लायबिलिटी को हम किसी ना किसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के चेकिंग के जरिए से वेरीफाई करते हैं। और हमने कुछ कॉमन एग्जांपल्स डिस्कस की थी ब्रीफली कि किस लाइन आइटम को वेरीफाई करने के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट्स या तरीकाकार अडॉप्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये याद है आपको, जिसमें आपने कुछ इनवाइसेस, सेल इनवाइसेस की बात की थी, परचेज इनवाइसेस की वगैरह वगैरह। ये था हमारा कल का लेक्चर। इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन? जी शाबाश। सर, वो जो एविडेंस हम लेते हैं ऑडिटर जो होता है उसको, वो एविडेंस इंटरनल कंट्रोल को चेक करके वो नहीं, वो एविडेंस ऑडिटर जो भी काम करता है ना, जो भी काम करता है उसे एविडेंस बोलते हैं। ऑडिटर जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, ठीक है, उसे एविडेंस बोलते हैं। उसमें इंटरनल कंट्रोल भी आ जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग भी आ जाती है, जो भी काम करेगा वो उसमें आ जाता है एविडेंस में। जी और क्या क्वेश्चन? लेक्चर में बिल्कुल पूछिए, क्या क्वेश्चन है? जब लेंडर ऑडिट रिक्वायर करता है हम उसे स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं, तो जब इन्वेस्टर रिक्वायर करता है तो नॉन स्टैट्यूटरी। नहीं, जब लेंडर, इनका क्वेश्चन ये है कि जब लेंडर रिक्वायर करता है कि मुझे ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ला के दो, तो उसे क्या स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं? इसका जवाब है नहीं, वो स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं होता। स्टैट्यूटरी ऑडिट वो होता है जो कि रेगुलेटर, लॉ मेकर रिक्वायर करता है, जैसे पाकिस्तान में एससीसीपी, ठीक है। रेगुलेटर के अलावा और कोई भी पार्टी, कोई भी यूजर, कोई भी स्टेक होल्डर, रेगुलेटर के अलावा कोई भी स्टेक होल्डर जब ऑडिट रिक्वायर करेगा तो इसे नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलेंगे। या अगर कंपनी खुद से ही ये डिसाइड करती है कि अपने किसी इंटरनल पर्पस के लिए हमें ऑडिट करवाना चाहिए, तो उसे भी हम नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलेंगे, ठीक है जी। और की क्वेश्चन? और की क्वेश्चन नहीं? अच्छा चलिए,
आज के कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, एंड पे हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो मुझे याद करवाइएगा कि आज के लेक्चर के साथ साथ कल के लेक्चर का भी एक क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है, केस स्टडी, वो याद करिएगा, भूलना जाओ एंड में। और कोई क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में से? कोई क्वेश्चन नहीं। हाइब्रिड क्लास में बताइए, रूम नंबर 4 में कोई क्वेश्चन है? वैसे तो आने से पहले हाइब्रिड क्लास में मैं विजिट करके आता हूँ, उनमें से जो क्वेश्चन होते हैं उनके वो पूछ के आता हूँ, लेकिन फिर भी कोई मजीद क्वेश्चन हो अगर हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4 में किसी का? नहीं है जी। रूम नंबर 6 में किसी का क्वेश्चन हो? मुझे रूम नंबर 6 में हमारे कोई टीम मेंबर नजर नहीं आ रहे, ऐसा है क्या? अच्छा, पीछे बैठे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, जज़ाकल्लाह, वो कैमरे में नजर नहीं आ रहे, ठीक है। चलिए अब हम अपने कंसेप्ट्स को आगे लेके चलें। आज के लेक्चर में हमने सीखना है लेवल्स ऑफ एश्योरेंस। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप अपनी डेली लाइफ में हम अभी तक ये सीख चुके हैं, अभी तक के जितना भी हमने ऑडिट में पढ़ा है, कि ऑडिटर एक प्रोफेशनल है जो वेरिफिकेशन के बाद शेयर होल्डर्स को, यूजर्स को बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है या गलत। और ऑडिटर की इस स्टेटमेंट के बाद जो यूजर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी के बारे में बढ़ जाता है, यानी वो मजीद श्योर हो जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कि वो ठीक है या नहीं। पहले वो इतने ज्यादा श्योर नहीं होते, लेकिन जब ऑडिटर भी कह देता है चेकिंग करने के बाद कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, तो उनका श्योरिटी लेवल, अश्योरेंस लेवल बढ़ जाता है। इसी वजह से हम ऑडिटर को अश्योरेंस प्रोवाइडर भी कहते हैं कि उसने यूजर्स को अश्योरेंस प्रोवाइड की रिपोर्ट की शक्ल में, ऐसा ही है। अच्छा, अब सवाल यह है कि ऑडिटर ये कह रहा है यूजर्स को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, ऐसा ही है, और उनका अश्योरेंस लेवल बढ़ रहा है। ये जो ऑडिटर ने स्टेटमेंट दी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट दे रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी के बारे में, अब हम आज के लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि वो ये स्टेटमेंट कितने तरीके से दे सकता है, कितने तरीके से दे सकता है, ठीक है। जैसे ये एश्योरेंस के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे किसी स्टूडेंट से पूछूं, भैया आपने प्रीवियस अटेम्प्ट स्प्रिंग 25 में पेपर दिए हैं, ठीक है, तो बताइए आपके ख्याल में आपका रिजल्ट क्या होगा? स्टूडेंट कहेंगे सर इंशाल्लाह पास हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा। यही क्वेश्चन अगर किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछूं तो मे भी वो कहे सर उम्मीद है कि पास हो जाऊंगा। अब आप देखें दोनों का मैसेज एक जैसा ही है लगभग, लेकिन क्या उसकी स्ट्रेंथ मैसेज की सेम है? नहीं, डिफरेंट है। एक कोई स्टूडेंट हो सकता है जिसने ज्यादा मेहनत की है, ज्यादा प्रैक्टिस की है, वो अपनी कामयाबी के बारे में निस्बतन ज्यादा श्योर होगा, और जिसने कम मेहनत की है, कम प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, वो अपनी कामयाबी के बारे में कम श्योर होगा। ऐसा ही है, ये इसका मतलब है श्योरिटी के लेवल डिफरेंट होते हैं। इवन हम डेली जो बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ, इसमें भी मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जब हम कोई अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं, अपना अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, तो कभी हम ज़्यादा श्योर होते हैं किसी चीज़ के बारे में, कभी हम कम श्योर होते हैं किसी चीज़ के बारे में। तो सवाल ये है कि जब ऑडिटर यूजर्स को ये बताएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं, तो क्या जो उसकी स्ट्रेंथ का लेवल है, श्योरिटी का लेवल है, जिस श्योरिटी के साथ, जिस स्ट्रेंथ के साथ वो ये स्टेटमेंट देगा, वो हमेशा एक ही होगा स्ट्रेंथ का लेवल, श्योरिटी का लेवल, या एक से ज्यादा होंगे? इसका जवाब है एक से ज्यादा होंगे। मिलता जुलता कंसेप्ट गालबन आपने पीआरसी में क्यूएम के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। एक टॉपिक होता था गालबन, पता नहीं उसका एग्जैक्टली नाम क्या होता था, उसमें होता था कॉन्फिडेंस लेवल, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। उसमें कोई ना कोई हाइपोथेसिस दिया जाता था, स्टेटमेंट होती थी ना कोई कि ये चीज ऐसे है, और आपसे कहा जाता था कि इसको चेक करें, टेस्ट करें, और आपको दो पैरामीटर्स दिए जाते थे। एक अहम पैरामीटर दिया जाता था, वो क्या होता था? कॉन्फिडेंस लेवल,
कि इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करें 95% कॉन्फिडेंस लेवल, याद है? जब 95% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आप टेस्ट करते हैं किसी हाइपोथेसिस को, इसका मतलब क्या होता है? जब आप सारी चेकिंग करने के बाद उसके बारे में स्टेटमेंट देंगे ना कोई, तो आप 95% कॉन्फिडेंट है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है, ऐसा ही है। अच्छा, क्या वहां पे कॉन्फिडेंस लेवल सिर्फ 95% होता था या इसके अलावा भी कॉन्फिडेंस लेवल होते थे? इसके अलावा भी होते थे। फॉर एग्जांपल कोई एक बता दीजिए, और कौन सा होता था? 90% भी कॉन्फिडेंस लेवल होता था। जब आप 90% पे टेस्टिंग करते थे तो उसके बाद जो कंक्लूजन होता था उसके बारे में आप 90% श्योर होते थे कि ये ठीक है। तो जब 90% श्योर होते थे तो 10% क्या होता था? चांस ऑफ एरर, कि हो सकता है ये स्टेटमेंट गलत हो। देखिए ऐसा ही, यही कंसेप्ट होता था ना। उसी तरह याद रखें, एज ऑडिटर जब हम कोई स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, कि वो ठीक है या गलत, तो श्योरिटी का लेवल या हमारे कॉन्फिडेंस का लेवल वो एक ही नहीं होता, ठीक है? वो डिफरेंट कॉन्फिडेंस लेवल होते हैं, ठीक है? जिसको हम कहते हैं लेवल्स ऑफ अश्योरेंस, श्योरिटी के लेवल। यानी जिस कॉन्फिडेंस के साथ ऑडिटर ये स्टेटमेंट देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है, वो हम आज के लेक्चर में हमने पढ़ने हैं, यही श्योरिटी, ठीक। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको एक छोटे से डायग्राम की शक्ल में इस कंसेप्ट को समझते हैं। ये आपके सामने एक छोटी सी डायग्राम है। यहां पे है जी एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स, और इस साइड पे ये एक्स एक्सिस कहलाता है, ये वाई एक्सिस। इधर है जी लेवल ऑफ एश्योरेंस। ये ए बी सी समझ लीजिए, ये 3 लेवल ऑफ एश्योरेंस हैं, ठीक है। फर्ज कीजिए हम अपने ऑफिस में बैठे हैं, हमारे पास क्लाइंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव है। जब मैं लफ्ज क्लाइंट बोला करूंगा ना, इससे मुराद वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं, ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन, वो अमूमी तौर पे कोई कंपनी ही होगी, लेकिन कभी कभार कोई पार्टनरशिप, कोई सोल प्रोप्राइटर, कोई एनजीओ वगैरह भी हो सकती है, अमूमी तौर पे कंपनी ही होगी। तो क्लाइंट कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव आया, उनका कोई मेजॉरिटी शेयर होल्डर आया, वो कहने लगा सर हमारे मैनेजमेंट हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देगी कुछ दिनों में, लेकिन हम ये चाहते हैं पहले आप चेकिंग करें, हमें रिपोर्ट दीजिए उसके बारे में, उसके बाद हम उसके ऊपर रिलाई करेंगे, वरना हम मैनेजमेंट की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिलाई नहीं करेंगे। तो क्या आप हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग वेरिफिकेशन करेंगे? हमने कहा जी बिल्कुल, यही तो हमारा काम है, यही तो हमने सीखा है, बिल्कुल करेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे बताइए कि जब आप चेकिंग करेंगे और हमें बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या गलत, तो वो जो आपका श्योरिटी लेवल होगा वो कितने % होगा, यानी कितने % कॉन्फिडेंट होके आप हमें बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। हमने कहा हमारी किताबों में जो टोटल अश्योरेंस लेवल डिस्कस हुए हैं वो हैं 3। कितने टोटल अश्योरेंस लेवल डिस्कस हुए? 3 अश्योरेंस लेवल डिस्कस हुए, ठीक है। अभी मैं टेक्निकल नाम आपके सामने नहीं रख रहा, अभी मैं सिंपल कंसेप्ट को रख रहा हूं। 3 तो जो रिप्रेजेंटेटिव था मेजॉरिटी शेयर होल्डर, उसने कहा सर बताइए तीनों में फर्क क्या है। हमने कहा एक एश्योरेंस लेवल है 75% लगभग,
लगभग कितना 75%। एक एश्योरेंस लेवल है लगभग 95% और एक एश्योरेंस लेवल है 100%। 3 एश्योरेंस लेवल। कितने एश्योरेंस सकते? मेजॉरिटी शेयर होल्डर ने पूछा सर इसमें फर्क क्या है? हमने बोला फर्क ये है, अगर ये समझ लीजिए आपके सामने मेन्यू रखा है, हमने जो मर्जी सर्विस सेलेक्ट कर लें, चाहे ये एंगेजमेंट सेलेक्ट कर लें, चाहे ये कर लें, एक ये भी डिस्कस हुई है। शेयर होल्डर ने पूछा फर्क क्या? हमने बोला अगर आप पहली वाली यानी 75% वाली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब हम आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे। चेक करने के बाद जब हम बताएंगे ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं तो हम 75% श्योर होंगे इसके बारे में, या यू रफली समझ लीजिए, रफली कि हम लगभग 75% चीजों को चेक करके आपको बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है। ठीक है, यानी हम कितने परसेंट श्योर होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में? 75%। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा? 75%। ठीक हो गया। शेयर होल्डर ने कहा अच्छा सर और दूसरा लेवल ऑफ एश्योरेंस बताइए क्या है? हमने कहा दूसरा लेवल ऑफ एश्योरेंस है 95% लगभग। इसका मतलब यह है कि अगर आप ये वाली बी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हम आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग, इसमें भी काम वही करेंगे, काम की नेचर सेम है, लेकिन इसमें एक्सटेंट ऑफ वर्क ज्यादा हो जाएगा, हम ज्यादा डिटेल में चीजें चेक करेंगे। इसमें यूं समझ लीजिए कि हम लगभग 95% के करीब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चीजें चेक करेंगे और फिर बताएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है कि नहीं। और इसमें हम 95% कॉन्फिडेंट होंगे कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है। क्लियर हो गया? ये दोनों में फर्क समझ आ गया? तो मुझे बताइए किसमें काम ज्यादा कर रहे हैं, ए में या बी में? बी में। और लेवल ऑफ एश्योरेंस किसमें ज्यादा है? और है भी लॉजिकल, ऐसा ही है ना, जिस पेपर में आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उसमें पास होने के बारे में आप ज्यादा श्योर होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई ऐसी तैयारी करे आप कि 100% श्योर हो, गारंटी हो कि आप का पेपर पास होगा, बताइए क्या इस लेवल की तैयारी कर सकते हैं? कर सकते हैं आप? कोशिश कर सकते? 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये मेरे पेपर पास हो गए ही होंगे? नहीं, ताकि चाहे जितनी मर्जी तैयारी कर लें, अगर 6 महीनों में सिर्फ एक सब्जेक्ट भी तैयार करें ना आप, तो प्रैक्टिकली उसके बारे में भी 100% श्योर नहीं हो सकते। ठीक है, 70% हो जाएंगे, 80% हो जाएंगे, 90% हो जाएंगे, मे भी 99% भी हो जाए। वैसे तो 99% भी मुश्किल है, लेकिन मे भी 100% गारंटी नहीं, क्योंकि बहुत से फैक्टर्स होते हैं। खुदा ना खास्ता ये ना, ऐसे भी होता है बाज़ का स्टूडेंट वो शेयर करते हैं, ऐसा भी होता है पेपर देने के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तैयारी पूरी थी, परफेक्ट थी, हर चीज तैयार की हुई थी, लेकिन हाँ तबीयत खराब हो सकती है। तो कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आप जितना मर्जी काम कर लें, मुस्तकबिल के बारे में, फ्यूचर के बारे में 100%, किसी भी चीज के बारे में 100% श्योर नहीं हो सकते। बताइए एग्री करते हैं कि नहीं? तो हमने कहा ये जो तीसरा लेवल है ये है 100%। ये हमारी किताबों में सिर्फ डिस्कस हुआ है, इसका सिर्फ जिक्र किताबों में मिलता है। प्रैक्टिकली कोई प्रोफेशनल 100% एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता। तो ये 3 लेवल ऑफ एश्योरेंस हो गए। कौन कौन से? 75%, 95%, 100%। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं किताबों में जाहिर है जहां पे हमारे स्टैंडर्ड में जब इनका जिक्र है ना, तो उसमें ये नहीं कहा गया लेवल ऑफ एश्योरेंस, एक लेवल ऑफ एश्योरेंस होगी 75% वाली, एक लेवल ऑफ एश्योरेंस होगा 95% वाली, एक लेवल ऑफ एश्योरेंस होगा 100%। किताबों में ऐसे जिक्र नहीं है, किताबों में इनका नाम है,
वो मैं अब नाम आपके सामने रख रहा हूं। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो जिस डिटेल्ड लेवल ऑफ टेस्टिंग पॉसिबल है जो, वो 3 तरह की है। एक 75%, इसको हम बोलते हैं, ये भी एक एश्योरेंस लेवल है, इसको बोलते हैं लिमिटेड लेवल ऑफ एश्योरेंस। इसके 2-3 नाम है, लिमिटेड लेवल ऑफ एश्योरेंस, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस और नेगेटिव लेवल ऑफ एश्योरेंस। इसके 2-3 नाम है, ठीक है। जो 95% वाली एश्योरेंस है इसको हम बोलते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। कौन सी एश्योरेंस? रीजनेबल एश्योरेंस। इधर की बजाय ऊपर लिख दूं तो अच्छा। ये लिमिटेड और ये रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस। और जो सी है 100% वाली, जिसका किताबों में जिक्र तो है लेकिन प्रैक्टिकली कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता, ये क्या है? एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, परफेक्ट लेवल ऑफ एश्योरेंस, गारंटी, गारंटी। क्लियर जी? अच्छा, अब अगर कंसेप्ट समझ आ रहा है तो मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्लाइंट हमारे सामने बैठा है, हमने उसे 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर दी। मुझे बताइए कौन सा लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग के ऊपर? कौन सा लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए? ये फैसला ऑडिटर करेगा या के यूजर करेगा जिसने हमें अपॉइंट करना है? शेयर होल्डर, यूजर करेगा। शाबाश, ये चीज ध्यान में रखिएगा, अहम है ये कंसेप्ट। दूसरी चीज, ये फैसला यूजर करेगा, एग्रीड, ओके। अच्छा, ये फैसला किया कब जाएगा? स्टार्ट ऑफ द एंगेजमेंट या के एंड ऑफ द एंगेजमेंट? स्टार्ट ऑफ द। शाबाश, इसमें भी पक्का रहना। करेगा कौन फैसला? यूजर। कब करेगा? स्टार्ट। अच्छा, ज़बानी कलामी करेगा कि रिटर्न फॉर्म में? रिटर्न फॉर्म में, ताकि बाद में मुकर ना जाए। हमें इधर कह दे कि लिमिटेड, बाद में कहे मैंने तो रीजनेबल बोला था, हमें कह दे रीजनेबल, बाद में कहे मैंने तो एब्सोल्यूट समझा था, तो हम कहेंगे भैया ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, इसलिए जरूरी है कि जो भी तय पाता है हमारे दरमियान में हम उसको लिख लें। उस जिस पेज के ऊपर लिखते हैं उसको बोलते हैं इंगेजमेंट लेटर। इंगेजमेंट लेटर को कहा जाता है, ये हमारे ऑडिट का पहली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है। आप कैफ 4 बिजनेस लॉ में पढ़ते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्टीज के दरमियान में, जिनमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं पार्टीज की, ये वही है। लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि चूंकि ऑडिट है, इसमें इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाता, इसमें क्या बोला जाता है? इंगेजमेंट लेटर। अच्छा, अगर हमारे वो जो शेयर होल्डर है उसने उंगली रख दी, उसने कहा भैया मेरे को तो लिमिटेड एश्योरेंस चाहिए, हमने उसके साथ एंगेजमेंट लेटर एग्री कर लिया, हमने उसको कहा भैया एंगेजमेंट लेटर एग्री हो गया, अब तुम घर जाओ, हम अपना काम शुरू करते हैं, जब हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा आपको रिपोर्ट प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, वो अलग हो गया। हम उस कंपनी में अभी ऑफिस में थे अपने, अब फिर क्या उठ के हमारी टीम किधर चली गई? उस कंपनी में चेकिंग करने के लिए। बताइए जरा, ऑडिट जो होता है इसमें कुछ थोड़ा बहुत काम हो सकता है हम अपने ऑफिस में करें, लेकिन ज्यादातर काम बताइए हमारे ऑफिस में होगा कि क्लाइंट के ऑफिस में? क्लाइंट के ऑफिस में सारा एविडेंस, सारा रिकॉर्ड, सारी लिखत पढ़त, एग्रीमेंट, वो तो उधर होंगे। हमारी टीम पहुंच गई उधर और उसने प्रोसीजर परफॉर्म करना शुरू कर दिए। अब देखिए, जब प्रोसीजर परफॉर्म करना शुरू किए तो ये देखें, ये प्रोसीजर परफॉर्म करना शुरू किए, प्रोसीजर परफॉर्म किए तो हमें एविडेंस मिला। हमें क्या मिला? जितने ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करते गए एविडेंस उतना बढ़ता गया। ज्यादा एविडेंस जितना ज्यादा मिलता गया, हम उस चीज के बारे में उतना श्योर होते जाते हैं। जिस चीज के बारे में जितने ज्यादा सबूत इकट्ठे होते जाते हैं, उस चीज के बारे में हम उतने कॉन्फिडेंट होते जाते हैं कि ठीक है।
किसी की अगर किसी लीगल केस में किसी की बेगुनाही के सबूत जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे, जज उसके बारे में उतना श्योर होता जाएगा कि ये बंदा बेगुनाह है। तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग के प्रोसीजर परफॉर्म किए, प्रोसीजर परफॉर्म करे तो एविडेंस मिला तो हमारा एश्योरेंस लेवल बढ़ता गया। मोर प्रोसीजर, मोर एविडेंस, मोर एश्योरेंस। बोले जरा, मोर प्रोसीजर, मोर एविडेंस, मोर एश्योरेंस, मोर प्रोसीजर, मोर एविडेंस, मोर एश्योरेंस। यहां पे हम आगे 75% के करीब। बताइए क्या 75% जब श्योरिटी लेवल हमें मिल गया, श्योर हो गए, हमने लगभग 75% ट्रांजैक्शन चेक कर ली, तो बताइए क्या यहां पे हमें अपना काम खत्म कर देना चाहिए कि मजीद काम करना चाहिए? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है मजीद काम करना चाहिए? कितने स्टूडेंट का ख्याल है काम खत्म कर देना चाहिए? काम खत्म कर देना चाहिए। क्यों भला? क्योंकि एग्रीमेंट ही इसी का हुआ था भैया, एग्रीमेंट ही इसी का। मुझे याद है हमारे एक सीनियर मैनेजर होते थे फर्म में, वो एक बात कहा करते थे, ठीक है, वो बात क्या करते, वो कहते थे जितनी तनख्वाह उतना काम, जितनी तनख्वाह उतना काम। वो बात कहा ना, कई दफा वो फ्री बैठे होते थे, हालांकि काम करने को होता था, बात कहा तो उनके एक दोस्त थे ना, उनसे कहते थे यार तुम्हारा काम अभी पड़ा हुआ है तो तुम करते क्यों? वो कहते थे भाई जितनी तनख्वाह उतना काम। उस वक्त ये बात समझ नहीं आती थी। यंग ब्लड होता ना, बंदा कहता नहीं ज्यादा काम करना चाहिए, लर्निंग होती है, इससे सीखने को मिलता है, एक्सपोजर बढ़ता है। वो फिर कुछ साल जिंदगी के गुजरते हैं ना, फिर ये असूल समझ आता है। क्या असूल? हाँ, जितनी तनख्वाह उतना काम। ये असूल याद रखिएगा, ये पेपर अटेम्प्ट करने की टेक्निक्स में ये असूल मैंने आपको समझाना है। वैसे आप समझ गए होंगे हैं, जितनी तनख्वाह उतना काम। तो इसमें पेपर टेक्निक क्या छुपी है भला? जितने मार्क्स उतना मटेरियल। बेहतरीन बेहतरीन, शाबाश शाबाश। ठीक है जी। तो चलिए आइए वापस आते हैं। तो भैया उसने कहा, क्लाइंट ने हमें कहा था कि भैया 75% तो हम ज्यादा काम क्यों करें, 70 खत्म। अब हम 75 लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इस जब हम ये लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कितने श्योर हैं कि वो ठीक है, और कितना रिस्क है कि हो सकता है कोई ना कोई गलती अभी भी रह गई हो? 25%। बेहतरीन। 25% को हम कहते हैं ऑडिट रिस्क और 75% को कहते हैं एश्योरेंस लेवल। ये एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। जैसे वो क्यूएम में होता था ना कॉन्फिडेंस लेवल, और वो क्या अल्फा बोलते थे उसको, रिस्क लेवल। अच्छा, अब बताएं दूसरा केस। हम अपने ऑफिस में बैठे, क्लाइंट आया, कहने लगा सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करवानी है। हमने कहा ठीक है, बताओ कौन सा लेवल? उसने कहा कितने लेवल हैं? हमने कहा 3 लेवल हैं। उसने कहा कौन कौन से? हमने कहा लिमिटेड एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस और एब्सोल्यूट एश्योरेंस। लेकिन एब्सोल्यूट एश्योरेंस खत्म है हमारे प्रोफेशन से। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, कुछ चीजें मेन्यू पे लिखी होती हैं, होटल में रेस्टोरेंट में जाएं, आप उनके ऊपर हाथ रखें, खत्म है सर, ये नहीं मिलनी, ये सीजन की आइटम है। तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस मेन्यू में लिखी हुई है, लेकिन ये खत्म है, ये कभी प्रोवाइड नहीं है। क्लाइंट कहने लगा ऐसा करे, रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर दे हमें। जैसे ही रीजनेबल एश्योरेंस का लफ्ज आए, आपके जहन में परसेंटेज क्या आ जाए? ये परसेंटेज कहीं पे नहीं लिखी हुई, सिर्फ समझाने के लिए यूज किया मैंने आपको, क्योंकि कंसेप्ट को डायरेक्ट टेक्निकल लेवल पे समझाए ना तो समझ में नहीं आता। पहले सिंपल लेवल पे एक्सप्लेन करना होता है, फिर टेक्निकल लेवल पे कन्वर्ट करना होता है। सिंपल लेवल पे परसेंटेज। हमने कहा ठीक है सर, अब मुझे ये बताइए, एग्री हो गया, हमने उससे एंगेजमेंट लेटर भी साइन करवा लिया, काम शुरू किया। अब क्या करना है भाई? हमने जिस चीज के बारे में हमने एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है शेयर होल्डर को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, पहले हमें खुद तो एश्योरेंस हासिल करनी चाहिए भाई। पहले हम खुद किसी चीज के बारे में श्योर होंगे, तभी किसी दूसरे बंदे को वो एश्योरेंस दे सकेंगे ना। जो चीज हमारे अपने पास नहीं है, किसी दूसरे को कैसे दे सकते हैं? तो हमने पहले खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में श्योर होना है। कैसे श्योर होंगे? हमें कैसे एश्योरेंस मिलती है?
ऐसे एविडेंस हासिल करके, शाबाश। और एविडेंस कैसे मिलता है? प्रोसीजर परफॉर्म करके। घर बैठ के नहीं एविडेंस मिलता, काम करना पड़ता है। ओके, हमने काम करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे प्रोसीजर परफॉर्म किए एविडेंस मिला, जैसे जैसे एविडेंस मिला एश्योरेंस लेवल बढ़ता गया। मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस, मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस, मोर प्रोसीजर मोर। अच्छा बताइए, जब 75% पे आ गए तो क्या हमें अपना काम रोक देना चाहिए? क्यों नहीं रोकना चाहिए? हाँ, क्योंकि हमारा एग्री हुआ है 95%, हम आगे चलेंगे। अच्छा, जब 95% के लगभग पहुंचे, 95% के तो अब यहां पे काम रोक देना चाहिए? बिल्कुल रोक देना चाहिए, क्योंकि यही एग्री हुआ था, उतना एश्योरेंस लेवल हमने ऑब्टेन कर लिया। अब जब हम बताएंगे इस केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, तो हम कितने % श्योर होंगे? लेकिन 5% अभी भी चांस ऑफ एरर है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ ना कुछ मिस स्टेटमेंट हो जाए। 95% चेकिंग कर लिया हमने, 5% फिर भी तो है ना। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये हो गया रीजनेबल एश्योरेंस। क्या क्लाइंट हमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस कहे तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, नेवर। क्यों नहीं कर सकते, ये मेरा टॉपिक का अगला हिस्सा है, अभी मैं इसकी तरफ नहीं आ रहा। अभी मैं पहले इन दो को थोड़ा मजीद डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है जी, ये है लिमिटेड लेवल ऑफ एश्योरेंस। ये क्या है? रीजनेबल लेवल। देखिए, यही बात कर रहा है। अभी यहां तक हमने जो लेफ्ट बोर्ड वाला टॉपिक पढ़ लिया, तकरीबन आधा लेक्चर हो गया है। राइट बोर्ड वाला अभी रहता है। मैं यहां पे देखिए जरा, क्या ये सारी चीजें आपने समझ ली है? पहली चीज, एश्योरेंस किसे कहते हैं? एश्योरेंस का मतलब है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कितना श्योर है कि वो ठीक है? ठीक है, ये लेवल ऑफ एश्योरेंस टोटल 3 है, लेकिन प्रोवाइड 2 किए जाते हैं। कौन कौन से प्रोवाइड किए जाते हैं? लिमिटेड लेवल ऑफ एश्योरेंस और रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस। लिमिटेड लेवल ऑफ एश्योरेंस में लेवल क्या होता है? मॉडरेट। इसे लिमिटेड एश्योरेंस भी बोलते हैं, इसे मॉडरेट एश्योरेंस भी बोलते हैं, नेगेटिव एश्योरेंस भी बोलते हैं। और जो रीजनेबल है इसको रीजनेबल एश्योरेंस भी बोलते हैं, हाई एश्योरेंस भी बोलते हैं, पॉजिटिव एश्योरेंस भी बोलते हैं। अच्छा, लिमिटेड एश्योरेंस में लगभग कितने % हम श्योर होते हैं? 75%। और रीजनेबल एश्योरेंस में? अच्छा, ये परसेंटेज कहीं पे लिखी नहीं हुई। प्रैक्टिकली कोई ऐसा थर्मामीटर इजाद नहीं हुआ जिसमें हम अपने प्रोसीजर डालते जाएं तो वो जो जैसे बुखार को मेजर किया जाता है ना, वो ऊपर मेजरमेंट होती जाएगी, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली कब आपका एश्योरेंस लेवल 75% यानी लिमिटेड हुआ और कब रीजनेबल हुआ, ये ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करता है। कोई क्वांटिफिकेशन करने का टूल इजाद, ये किस पे डिपेंड करता है? ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट पे। आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में तैयारी करते हैं, आपको कहा जाता है भैया तैयारी कैसी हुई? आप कहते हैं सर बहुत अच्छी तैयारी हो गई है। कैसे पता चलता है अच्छी तैयारी हुई है? क्या कोई टूल आपने अपने पास रखा हुआ है जिस पे आप मेजर करते हैं, उस पर लिखा होता है लेवल, लिखे ये बैड प्रिपरेशन है, ये गुड प्रिपरेशन, ये ग्रेट प्रिपरेशन है? ऐसा है क्या कि आपकी अपनी जजमेंट होती है ना? तो प्रैक्टिस में भी जजमेंट होती है, लेकिन रूल सिंपल है, जितना ज्यादा काम करते जाएंगे ज्यादा एश्योरेंस होते हैं। ठीक है जी, तो ये लिमिटेड एश्योरेंस। अब देखिए, मुझे ये बताइए, ये कैसे पता चलेगा कि जो एश्योरेंस दी जा रही है वो लिमिटेड है कि रीजनेबल है? वो अल्फाज से पता चलेगा। मुझे बताइए, जब ऑडिटर लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड करेगा तो जो उसके अल्फाज हैं, और जब रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करेगा उसके अल्फाज, दोनों से सूरतों में सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस में कुछ और होंगे, लिमिटेड एश्योरेंस में कुछ और। अब मैं आपको बता नहीं रहा, आपने खुद पहचानना है। अल्फाज आपके सामने रखूंगा, आपने खुद पहचानना है कि ये लिमिटेड एश्योरेंस है कि रीजनेबल एश्योरेंस। ये भाईजान ने केस स्टडी की, मुझे कहा सर केस स्टडी चेक कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, लाओ अभी तुम्हारी केस स्टडी की वेरिफिकेशन करते हैं, चेकिंग करते हैं। चेकिंग की और केस स्टडी को वापस की और कहा तुम्हारी केस स्टडी ठीक है,
क्या बोला? केस स्टडी ठीक है। एक मिनट, अभी नहीं। दूसरी स्टेटमेंट तो बोला है। इंस्ट्रूमेंट ने कहा सर केस स्टडी चेक कीजिए। मैंने केस स्टडी देखी और उसके बाद देखने वेरिफिकेशन करने के बाद चेकिंग करने के बाद इनको कहा मुझे गलती नजर नहीं आई। क्या बोला? मुझे गलती। अब देखें दोनों स्टेटमेंट कंपेयर करें। पहली स्टेटमेंट क्या है? केस स्टडी ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? मुझे गलती नजर। अच्छा घुमा के देखें तो मैं कह यही रहा हूं कि ठीक है। नहीं ये नहीं कह रहा गलत, ठीक है, लेकिन अल्फाज डिफरेंट। बताइए किसमें मैं ज्यादा श्योर हूं? पहले वाले में। और किसमें निस्बतन कम श्योर हूं? दूसरे वाले में। यही फर्क है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब मैं टेक्निकल वर्ड आपके सामने रखता हूं। जब ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है ना, रीजनेबल एश्योरेंस, तो इसको उसमें उसके अल्फाज होते हैं फाइनेंशियल, इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। यानी कि सीधी बात कर रहा है, पॉजिटिव लैंग्वेज में बात कर रहा है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। और जब लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है तो ऑडिटर की वर्डिंग होती है नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन that causes us to believe that financial statements do not give true and fair view। अल्फाज में उलझ गए ना, सीधा एक पॉजिटिव नहीं कह रहा, वो दो नेगेटिव मिला रहा है। नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, पहला नेगेटिव, स्टार्ट ही नेगेटिव सेंस से हुआ ना, नथिंग से। नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, हमें कोई ऐसी बात पता नहीं चली। that causes us to believe that financial statement do not give ट्रू एंड फेयर, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है। हमें कोई ऐसी बात पता नहीं चली कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है। वो उधर का नॉट मैथ का रूल है ना, दो नेगेटिव कट के क्या हो जाए, इनडायरेक्टली क्या हो गया कि फाइनेंशियल ठीक है। मुझे कोई ऐसी चीज पता नहीं चली कि ये ठीक नहीं है। सोचे मुझे कोई ऐसी चीज पता नहीं चली कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि बस सही होंगी, सही है, लेकिन इसमें मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम है। जब मैं पॉजिटिव सीधी बात करता हूं ना, उसमें मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा है। जब मैं नेगेटिव सेंस में घुमा के बात करता हूं, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम है। क्लियर हुआ? तो अब मुझे यह बताइए, लिमिटेड एश्योरेंस और रीजनेबल एश्योरेंस दो लेवल। रीजनेबल एश्योरेंस को हाई लेवल भी कहते हैं, लिमिटेड को मॉडरेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि रीजनेबल में एश्योरेंस का लेवल ज्यादा है, इसमें निस्बतन कम है, दरमियाने दर्जे का। ये तो समझ आ गई। लेकिन रीजनेबल को पॉजिटिव एश्योरेंस भी कहते हैं, लिमिटेड को नेगेटिव एश्योरेंस भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? वर्डिंग की वजह। शाबाश, कौन बोला वर्डिंग की वजह से? शाबाश, वर्डिंग की वजह से। रीजनेबल में वर्डिंग होती है पॉजिटिव, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, और लिमिटेड एश्योरेंस में वर्डिंग होती है नेगेटिव। क्या मुश्किल सी वर्डिंग है? Nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statements do not give। क्लियर हो गया ये बात? ओके, ये अभी सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है एश्योरेंस के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए यही कह रहा है लिमिटेड एश्योरेंस मॉडरेट है, नेगेटिव है। ठीक है, इसमें जो कंक्लूजन दिया जाता है वो पॉजिटिव फॉर्म में दिया जाता है लिमिटेड में कि नेगेटिव फॉर्म में? और इधर किस में दिया जाता है? पॉजिटिव फॉर्म का मतलब क्या? एग्जांपल दीजिए, सेंटेंस क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। सीधी बात, कोई देखे नेगेटिव सेंस नहीं है, नॉट का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं हुआ कहीं। और यहां पे नेगेटिव फॉर्म लिमिटेड एश्योरेंस में क्या होता है? नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन that causes us to believe that financial statements do not give। स्टार्ट ही नेगेटिव सेंस से हो रहा है, ये नेगेटिव लफ्ज है ना। ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस कहां इस्तेमाल होती है ये सुन लें। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रीजनेबल एश्योरेंस कहां होती है और लिमिटेड एश्योरेंस कहां होती है? हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो तरह की होती हैं, एक होती है हिस्टोरिकल, शाबाश, और एक होती है प्रोस्पेक्टिव। जैसे बजट, उसे प्रोस्पेक्टिव भी बोलते हैं, फॉरकास्ट भी बोलते हैं, बजट भी बोलते हैं। अगर तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं
तो हमारे शेयर होल्डर की मर्जी होती है, चाहे वो रीजनेबल एश्योरेंस लेवल पे चेकिंग करवा ले हिस्टोरिकल की, चाहे वो लिमिटेड लेवल पे चेकिंग करवा ले। अगर रीजनेबल लेवल पे चेकिंग करवाएं, हम कहते हैं, उसका नाम हमने रखा हुआ है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या नाम रखा हुआ है? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रीजनेबल चेकिंग करना, रीजनेबल लेवल पे चेकिंग करना। और अगर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग की जाए लिमिटेड लेवल पे, किस लेवल पे? तो उसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं रिव्यू एंगेजमेंट। उसको क्या बोलते हैं? रिव्यू। ऑडिट का मतलब क्या है कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रीजनेबल लेवल पे चेकिंग करनी है। रिव्यू का मतलब क्या है कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अब अगर तो आपको ये लेवल समझ आ गए हैं, एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछने लगा हूं, जो आप दे दिया तो मान जाऊंगा आपको ऑडिट समझ आ गया। अभी तक जितने भी 2-3 लेक्चर हुए है क्वेश्चन टेक्निकल। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में एक जगह पे लिखा हुआ है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हिस्टोरिकल यानी पास्ट की, बाज़ औक़ात होती है फ्यूचर की, जैसे बजट वगैरह बनाते हैं हम, उसे फॉर कॉस्ट कहते हैं या प्रोस्पेक्टिव, फॉर कॉस्ट कह लें इसको। स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, इस पे बी रीजनेबल भी हो सकती है, लिमिटेड भी हो सकती है। जो प्रोस्पेक्टिव है इस पे ज्यादातर कौन सी वाली होगी? शाबाश, लिमिटेड। ये कैसे पता चला आपको? फ्यूचर ऑलवेज अनसर्टन हो, उसके बारे में हम इतना श्योर नहीं होते, पास के बारे में ज्यादा श्योर होते हैं। पिछली डेट में कितने पेपर हुए पास, श्योर हैं। अब इस डेट में कितने होंगे, नॉट श्योर, नॉट श्योर। ठीक है जी। तो इसीलिए अगर आप एग्जाम्पल्स देखेंगे ना, तो उसने रीजनेबल एश्योरेंस में बोला हुआ है ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और लिमिटेड एश्योरेंस की उसने 2 एग्जांपल दिए हैं। रीजनेबल एश्योरेंस सिर्फ हिस्टोरिकल पे प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर पे अमूमी तौर पे नहीं होते। लेकिन लिमिटेड एश्योरेंस हिस्टोरिकल पे भी हो सकती है, प्रोस्पेक्टिव पे भी हो सकते हैं। आप ये वाली एग्जांपल ना, ये वाली एग्जांपल रिव्यू ऑफ कैश फ्लो फॉर कॉस्ट, कैश बजट, सिर्फ याद कर लें, इसको समझना नहीं है। ये बहुत एडवांस और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है, चूंकि सिलेबस में है इसलिए बता रहा हूं। ये अलग से एक दुनिया है, तो इसको सिर्फ याद कर लें कि ये लिमिटेड एश्योरेंस की एक एग्जांपल है बस। बाकी आपने समझना किसको है भला, इसको और इसको, कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल, क्योंकि हमारे सिलेबस में हिस्टोरिकल ही है, वो है ही नहीं, है ही नहीं। तो क्लाइंट आके अगर हमसे कहेगा, जब कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे सामने रखेगा, कौन सी होगी? हमेशा हमारे सिलेबस की हद तक कैफेड कौन सी होगी? हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल पे रीजनेबल एश्योरेंस भी प्रोवाइड की जा सकती है। दोनों में फर्क समझ आ गया? इन शॉर्ट, क्लाइंट कहता है ज्यादा चेकिंग करो तो रीजनेबल एश्योरेंस, क्लाइंट कहता है कम चेकिंग करो तो, अब ये मर्जी क्लाइंट की। डन। इन दोनों में तो फर्क समझ आ गया। अब अगला सवाल कि लिमिटेड रीजनेबल एश्योरेंस क्या है, लिमिटेड एश्योरेंस क्या है, ये समझ आ गया भाई। अब ये बताएं कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं प्रोवाइड की जा सकती? एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों प्रोवाइड नहीं की जा सकती? की जा सकती, ठीक है भाई। इसलिए कि दुनिया का कोई भी ऑडिटर की बात छोड़े, दुनिया का कोई भी प्रोफेशनल अपनी सर्विस की गारंटी या एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। दुनिया का कोई डॉक्टर गारंटी नहीं दे सकता 100% गारंटी के ऑपरेशन कामयाब होगा। दुनिया का कोई वकील 100% गारंटी नहीं दे सकता कि वो केस जीतेगा। दुनिया का कोई टीचर 100% गारंटी नहीं दे सकता कि उसका स्टूडेंट कामयाब होगा। कामयाबी नाकामी अल्लाह ताला के हाथ में है, जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। कोई भी अपनी कोशिश, जो कुछ सीखा है ना सारे प्रोफेशनल, उसके मुताबिक काम कर सकते हैं, जो सीखा है अपनी स्किल के मुताबिक, नॉलेज के मुताबिक, लेकिन रिजल्ट 100% रिजल्ट इंसान के हाथ में। भाई एग्री करते हैं,
जब मेडिकल प्रोफेशन में, लीगल प्रोफेशन में, टीचिंग प्रोफेशन में लोग अपने प्रोफेशन, वो भी प्रोफेशनल है, अपने काम की 100% गारंटी नहीं दे सकते, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑडिट प्रोफेशन में ऑडिटर अपने काम की 100% गारंटी देगा? नहीं देगा। ठीक है, डॉक्टर से पूछा भाई तुम अपने काम की 100% गारंटी क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते तुम? क्या तुमने सही नहीं पढ़ा होगा? सही पढ़ा हुआ है, लेकिन जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। मेहनत हम करेंगे, जो सीखा है उसके मुताबिक करेंगे, जिंदगी मौत। हमने कहा बस तुमने एक ही बात ऐसी कर दी, हमें कंसेप्ट समझ आ गया कि क्यों तुम लोग अपने काम की 100% गारंटी नहीं देते। लेकिन फिर ऑडिटर से पूछा, ए ऑडिटर तुम्हारा कौन सा जिंदगी मौत का मसला है, तुम क्यों नहीं अपने काम की 100% गारंटी देते? हाँ, तुम क्यों नहीं? हाँ, तो ऑडिटर ने कहा सुनो, मैं अपने काम की 100% गारंटी इसलिए नहीं देता क्योंकि हमारे ऑडिट की कुछ लिमिटेशंस हैं, और ये लिमिटेशंस इनहेरेंट हैं। इनहेरेंट का मतलब होता है जो बाय डिफॉल्ट किसी चीज में मौजूद हो। जैसे हम इंसानों में इनहेरेंट लिमिटेशन है कि हम उड़ नहीं सकते, बाय बर्थ ये प्रॉब्लम है, इसमें मेरा कसूर, मैं उड़ नहीं सकता इसमें मेरा कसूर थोड़ा ही है, हम इंसान है, लिमिटेशन। तो वो प्रॉब्लम जो इंसान, जो किसी भी चीज में बाय डिफॉल्ट हो, स्टार्ट से हो, उसे कहते हैं इनहेरेंट प्रॉब्लम। इनहेरेंट प्रॉब्लम। एक और इनहेरेंट लिमिटेशन है हम इंसानों में, क्या हमने किसी ना किसी दिन मर जाना है। हम सब ने जो इस क्लास में बैठे हुए हैं किसी ना किसी दिन किसी ने पहले किसी ने बाद में, और इसकी कोई तरतीब भी नहीं होती है ना। तो हमने कहा अच्छा ये बताओ भैया ऑडिटर, हमने कहा ऑडिटर तुम इधर उधर की बातें करके हमें ना उलझाओ, हमें ये बताओ कि तुम अपने प्रोफेशन में इनहेरेंट लिमिटेशन क्यों नहीं एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते? उसने ऑडिटर ने क्या जवाब दिया, क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकता? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट है। हमने कहा नहीं बात समझ नहीं आई, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। उसने कहा लो भैया अब एग्जांपल सुनते जाओ, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, कई रीजन बताऊंगा। पहली रीजन सुने कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस समझने क्या जा रहे हैं हम, कि एक ऑडिटर अपने प्रोफेशन में एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकता? एब्सोल्यूट एश्योरेंस होता है 100% गारंटी देना काम की। अगर ऑडिटर 100% गारंटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की देना, तो इसका मतलब ये होता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 1 रुपए की भी गलती नहीं है। अगर ऑडिटर 100 एक गलती भी नहीं, 1 रुपए की भी गलती नहीं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब ये होता। तो अब हम ऑडिटर को कह रहे हैं भैया क्यों नहीं आप परफेक्ट एश्योरेंस दे रहे, गारंटी दे रहे कि 1 रुपया ठीक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसने कहा सुने, पहली रीजन, पहले नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी होती हैं। यानी क्या? उसने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम आसानी से वेरीफाई कर लेते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें वेरीफाई करने के लिए मुश्किल होती है। जैसे अगर कोई सैलरीज एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस है, वो आप आसानी से वेरीफाई कर लेंगे भैया कितना खर्चा अदा किया है। लेकिन अगर हो ऐसे एरियाज जिनमें एस्टिमेट्स, जजमेंट्स या अनसर्टेनिटीज होती हैं, जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वो आप एग्जैक्ट वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, फ्यूचर में डिपेंड करता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं कर सकते, प्रोविजन फॉर लीगल केसेस अंदाजा लगाते हैं ना, ठीक है, पता नहीं कल को क्या केस का फैसला हो, कितना जुर्माना अदा करना पड़े। तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें एस्टिमेट्स, जजमेंट्स और अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व होती हैं? क्या ऐसे एरियाज को 100% एक्यूरेटली कैलकुलेट या वेरीफाई किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो पहली रीजन क्यों ऑडिटर 100% एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही ऐसी होती है कि कुछ आपको चीजें अंदाजे की बुनियाद पे करनी पड़ती हैं, उनमें एस्टिमेट्स, जजमेंट्स, अनसर्टेनिटी। क्लियर जी? वैसे तो कंसेप्ट के लिए समझने के लिए एक एग्जांपल ही काफी है। तो ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड क्यों नहीं करता, ये रीजन भी अगर आपको समझ आ गई तो कंसेप्ट आपका पार हो गया। लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए और पॉइंट्स भी चाहिए।
तो मजीद आगे चलते हैं हम। दूसरी रीजन, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ही कुछ ऐसे हैं। देखिए, हर प्रोफेशन का ना अपना अपना तरीकाकार होता है, अपना अपना तरीकाकार होता है। अगर किसी चीज की चेकिंग करनी है एक ऑडिटर ने और उसी चीज की चेकिंग करनी है एक पुलिस वाले ने, आपके ख्याल में किसके पास ज्यादा अथॉरिटी होगी? पुलिस वाले के पास। तो हम ये कहते हैं भैया हम इसलिए 100% अश्योरेंस नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास लीगल पावर्स, प्रोफेशनल पावर्स हैं लेकिन लीगल पावर्स नहीं है। जैसे पुलिस वाला है ना, पुलिस वाले को ये मशकूक, फर्ज कीजिए मशकूक समझ के उन्होंने कहा भैया जरा अपनी जेबें चेक करवाओ, ये कहने लगा मैंने नहीं चेक करवाने। क्या वो जबरदस्ती इनकी जेबें चेक कर सकता है? पुलिस वाला कर सकता है। एज ऑडिटर अगर मैंने इनसे कहा भैया आपकी जेब में एक एविडेंस पड़ा हुआ है, जरा मुझे वो तो दीजिए, ये भाईजान कहते हैं मैंने नहीं देना एविडेंस। क्या मैं जबरदस्ती एज ऑडिटर इनकी जेब से वो एविडेंस ले सकता हूं? नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पास लीगल पावर्स, मेरे पास कोई सर्च वारंट, ऑडिटर को सर्च वारंट नहीं मिलता, वो सिर्फ पुलिस वालों को मिलता है। तो इसलिए हमारी पावर्स जो होती हैं वो थोड़ी लिमिटेड होती हैं। तो लिमिटेड पावर के साथ अनलिमिटेड या परफेक्ट काम थोड़ी किया जा सकता है। तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ऐसे हैं कि बाज़ औक़ात हमें मैनेजमेंट इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देगी। मैनेजमेंट, हमारा ज्यादातर सोर्स ऑफ एविडेंस मैनेजमेंट से मिलता है, हमें आउटसाइडर से भी मिलता है लेकिन ज्यादातर काम हमारा अगर मैनेजमेंट ही हमें धोखा देने पे उतर आए तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर इश्यूज हम फिर भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, अगर एक क्लाइंट की 100 ब्रांचेज है, बैंक का केस है 100 ब्रांचेज हैं, उन्होंने कहा 100 ब्रांचेज है हमारी, हम ये देख सकते हैं कि हर ब्रांच का प्रॉफिट ठीक है कि गलत। लेकिन अगर 100 ब्रांचेज हैं, उन्होंने बताया ही 95, उन्होंने कहा सर 95 ब्रांचेज है हमारी, 5 के बारे में बताया ही नहीं। बताइए, जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड ही नहीं की गई, क्या उसकी चेकिंग आप कर सकते हैं? नहीं। मे भी इत्तेफाक से किसी चीज डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते पढ़ते आपको किसी ब्रांच का पता चल जाए तो चल जाए, वरना जो इंफॉर्मेशन हम आपको मैनेजमेंट ने नहीं प्रोवाइड की वो हो सकता है आपको ना मिले। तो ये है नेचर, हमारे ऑडिट की नेचर ऐसी होती है कि हमें ज्यादातर मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन पे रिलाई करना पड़ता है। मैनेजमेंट हो सकता है हमें इंफॉर्मेशन ही ना दे पूरी। मैनेजमेंट रिलायबल होती है, जिम्मेदार होती है। जिम्मेदार तो आप लोग भी इस बात के हैं कि जो भी केस स्टडी आपको दी जाए आप हर रोज करके आए, जिम्मेदार है ना, करके भी आते हैं ज्यादातर, एग्रीड, लेकिन कुछ स्टूडेंट नहीं भी करके आते। क्या मेरे पास लीगल पावर है कि मैं उनको फांसी लगा सकूं? ये केस स्टडी नहीं है लीगल है तो क्या है? तो इसीलिए मैं भी अपने काम की 100% गारंटी नहीं दे सकता। तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ऐसे हैं, मैनेजमेंट हमें समटाइम कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमारे पास लीगल पावर्स नहीं होती। तीसरा पॉइंट, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो गलतियां होती है ना वो 2 तरह की होती है, एक एरर, एक फ्रॉड। गैस कीजिए कौन सी वाली डिटेक्ट करना ज्यादा मुश्किल है? फ्रॉड। किस वजह से ज्यादा मुश्किल है फ्रॉड वाला? वो छुपा के, उसके लिए सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है। ठीक है जी, चले, ये हो गया नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। इसमें 3 पॉइंट आ गए। मैनेजमेंट हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देती है तो हम 100% चेकिंग कर ही नहीं सकते। हमारे पास पावर्स लिमिटेड है, लीगल पावर्स नहीं है हमारे पास, हमें जितनी पावर दी गई है उन्हीं के अंदर रह के काम करना होता है। तीसरा, अगर फ्रॉड हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसे डिटेक्ट करना ज्यादा मुश्किल है। डन जी, आगे चलते हैं। टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन। टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन का मतलब क्या है कि ऑडिटर को लॉ ने ये बोला हुआ है, आपने शायद कंपनी लॉ में पढ़ा होगा कि जब ईयर एंड होता है उसके बाद 120 डेज के अंदर अंदर एजीएम कंडक्ट होगी और उस एजीएम में ऑडिट रिपोर्ट वगैरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ सबमिट होती है, बल्कि उसे 21 दिन पहले नोटिस के साथ करनी होती है। तो मुझे बताइए, मैनेजमेंट का 12 महीनों का काम ऑडिटर 3 सवा 3 महीने में, 4 महीने में चेक कर सकता है सारा? मुश्किल है। क्या है? इसीलिए टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन कि ऑडिटर को कम टाइम में
और कम कॉस्ट में ऑडिट कंप्लीट करना होता है। कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाए ना तो उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाती है। शेयर होल्डर कहता है जितना हमारा प्रॉफिट था वो आधा से ज्यादा तो आप फीस के लिए ले गए हैं, तो हमें अपनी फीस को भी रीजनेबल रखना होता है। ठीक है, तो टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन में आपने फोकस किसके ऊपर करना है? टाइम के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर नहीं करना। लिखना दोनों ही टाइम कि ऑडिटर के पास कम टाइम होता है, उसने 4 महीनों के अंदर मैनेजमेंट का 12 महीनों का काम चेक करना है। हालांकि हमें कुछ टेक्निक सिखाई जाती है जिसमें कम टाइम में ज्यादा काम कर लेते हैं हम, लेकिन फिर भी 100% काम तो थोड़ी होगा। तो जब याद रखें हमारे पास कम टाइम है, हम मैनेजमेंट की एक एक ट्रांजैक्शन को चेक, तो फिर हम क्या करते हैं भला? फिर हम सैंपलिंग करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? सैंपलिंग का मतलब क्या होता है कि 100% से कम आइटम्स की चेकिंग करना। सैंपलिंग का मतलब क्या है? 100% से कम आइटम की चेकिंग करना और 100% आइटम के बारे में बताना कि वो ठीक है कि नहीं। ये बड़ी कमाल की टेक्निक है जो हमारे सीनियर्स ने हमें सिखाई है, सैंपलिंग। सैंपलिंग क्या होता है? 100% से कम चीजें चेक करके 100% के बारे में बताना कि वो ठीक है कि नहीं। और आपको ये पता है ये सैंपलिंग बड़ी सोफिस्टिकेटेड है ना, कमाल की टेक्निक। थोड़ी चीजें चेक करके सबके बारे में बताना। और ये टेक्निक हमारे घरों में जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, उनको भी आती है। हाँ, कैसे आती है भला? हाँ, बिरयानी बनाती हैं जब, तो ये देखने के लिए कि सारी बिरयानी ठीक बनी है कि नहीं। क्या सारी बिरयानी खा के देखा जाता है? नहीं, क्या किया जाता है? सिर्फ 2-3 चम्मच। ये है सैंपलिंग। 2-3 चम्मच से पूरी बिरयानी के बारे में अंदाजा लगाया जाता है कि वो ठीक है कि नहीं। ये सैंपलिंग टेक्निक है। लेकिन हम अपने इस सब्जेक्ट में होम सैंपलिंग नहीं पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे? ऑडिट सैंपलिंग पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे? ऑडिट सैंपलिंग। तो टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन में क्या बताया उसने कि ऑडिटर के पास कम वक्त होता है, कम वक्त में वो 100% ट्रांजैक्शन चेक नहीं कर सकता। तो फिर क्या करना पड़ता है? सैंपलिंग में हमेशा रिस्क होता है कि कुछ आइटम्स आप चेक करते हैं, कुछ आइटम चेक नहीं करते। तो जिन आइटम को चेक नहीं किया उसमें शायद गड़बड़ हो, ये चांस हमेशा रहेगा। आईकैप की बुक में एक ने बड़ी अच्छी उसने लाइन लिखी हुई है। उसने कहा अगर क्लाइंट की 1000 ट्रांजैक्शन है ना, आपने 999 भी चेक कर ली अपने सैंपल में, तो फिर भी कुछ ना कुछ रिस्क रहेगा कि शायद उस एक में मिस स्टेटमेंट हो और वो आप डिटेक्ट ना कर पाए। हो सकता है ना। तो ये एक होगी रीजन, टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन। और लिमिटेशन क्या? ये वाह, ये कमाल की लिमिटेशन। ये तो हमने मैनेजमेंट को पकड़ लिया। हमने कहा तुम हमारे ऑडिट के ऊपर उंगलियां उठाते हो कि हमारा ऑडिट क्यों एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर पाता। तुम अपने इंटरनल कंट्रोल के बारे में बताओ ना। तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल भी तो है। क्या तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल परफेक्ट होता है? तुम जो काम करते हो क्या वो परफेक्ट? देखे, ऑडिट करता है ऑडिटर, इंटरनल कंट्रोल कौन डिजाइन इंप्लीमेंट करता है? मैनेजमेंट। हमने कहा भैया अगर मैनेजमेंट, अगर आपका इंटरनल कंट्रोल परफेक्ट होता ना तो हमारी जरूरत ही ना पड़ती, क्योंकि परफेक्ट इंटरनल कंट्रोल का मतलब है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी परफेक्ट बनी होती। तो आपका अपना इंटरनल कंट्रोल बाजुकात वीक होता है, कुछ जगह पे स्ट्रांग होता है, कुछ जगह पे। तो जब आपका अपना सिस्टम में गड़बड़ है तो फिर हमारे आपकी वजह से फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां रह जाती हैं। इससे हमें एक बड़ा अहम असूल पता चलता है कि जब कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होना तो ऑडिटर में भी जिम्मेदार हो उसका, में भी ना हो, लेकिन मैनेजमेंट हमेशा जिम्मेदार होगी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना बस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जजमेंट्स इन ऑडिटिंग। ऑडिट में जजमेंट्स अप्लाई की जाती है। जजमेंट का मतलब क्या? देखें, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या लिखा हुआ है कि आपने इन्वेंट्री की अकाउंटिंग कैसे करनी है, फिक्स एसेट की अकाउंटिंग कैसे करनी है, लायबिलिटी कैसे, वगैरह वगैरह। क्या आपकी अकाउंटिंग में हर अकाउंटिंग इश्यू डिस्कस किया गया है कि बड़े बड़े डिस्कस किए गए हैं, छोटी छोटी चीजें नहीं डिस्कस की गई? हर चीज डिस्कस की गई है। क्या आपकी अकाउंटिंग में IAS 16 में ये कहीं बताया गया है
कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे होगी, कैलकुलेशन करके दिखाई गई है। आइए 16 खोल के देख लें, ये बताइएगा। ये तो कहता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होनी चाहिए, कैलकुलेशन है। IS2 ये तो कहता है FIFO के ऊपर वैल्यूएशन करो, वेट एवरेज के ऊपर करो, कैलकुलेशन नहीं दिखाता। वो तो आपके टीचर सिखाते हैं आपको। अकाउंटिंग में भी टीचर ने कहां से? प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंस से। उसी तरीके से याद रखे हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हैं, उनमें क्या है? डिफरेंट कंप्लेक्स ऑडिटिंग सिचुएशन, कि अगर आपको ऑडिट करते हुए ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन फेस करें तो ये करना है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में क्या लिखा हुआ भला? दो चीजें, नंबर 1 के प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ऑडिट में हमें क्या फेस करना पड़ती है, और नंबर 2 उस सिचुएशन में हमें क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं अगर हम उस सिचुएशन में फंस जाएं तो। लेकिन सोच के बताइए कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में प्रैक्टिस की हर सिचुएशन डिस्कस की गई होगी? हर सिचुएशन डिस्कस, बड़ी बड़ी सिचुएशन डिस्कस की गई है। तो अगर कोई सिचुएशन हमें प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी फेस करनी पड़े जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में डिस्कस नहीं हुई, हम क्या करते हैं? जजमेंट अप्लाई करते हैं। तो बताइए जहां पे जजमेंट अप्लाई होती है क्या हमेशा ठीक होती है? कि कभी ठीक कभी गलत, कभी ठीक कभी गलत। यही वजह है कि ऑडिट में हमें जजमेंट अप्लाई करना पड़ती है। तो चूंकि हम इंसान हैं, हो सकता है हमारी जजमेंट गलत हो जाए, हो सकती है ना जजमेंट। बाजू का जो मैच खेलते हैं उनमें भी टॉस जीता तो जजमेंट अप्लाई करते हैं, पहले बैटिंग करनी है कि बॉलिंग करनी है। क्या ये जजमेंट हमेशा सही साबित होती है? कभी सही कभी, इंसान है ना, गलती हो सकती है। तो ये रीजन है कि हमें जजमेंट अप्लाई, बहुत सी चीजें ऐसी है जिनके ऊपर गाइडेंस नहीं है स्टैंडर्ड में, हमें जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगा, जजमेंट फॉल्टी हो जाती है। इस वजह से हम 100% परफेक्शन के साथ काम नहीं कर पाते, और स्टाफ भी अवेलेबल नहीं होता, क्लाइंट का स्टाफ। प्रैक्टिस में जाए ना, क्लाइंट कहता है सर 2 बजे तक हमारे काम का बर्डन है, हम उसे कहते हैं ये इन्फॉर्मेशन दो, ये इन्फॉर्मेशन दो। वो कहता है सर 2 बजे तक हमारा अपना काम है। बैंक में जाए ना, कहता है सर अपना काम हमें पहले करने दें, हम अपना बिजनेस छोड़ के ऑडिट करवाएंगे जरूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिजनेस बंद करके सिर्फ ऑडिट करवा रहे हो, बिजनेस भी चलेगा, ऑडिट भी चलेगा। 2 बजे तक हमें बिजनेस, 2 बजे के बाद जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आके हमसे ले ले। तो बाज़ औक़ात क्लाइंट के जो एम्प्लॉय या स्टाफ होता है वो हमें 24 आवर्स अवेलेबल नहीं होता। क्लाइंट चल रहा होता है टाइम ओरिएंटेड, अब ये प्रैक्टिस की बात बता रहा हूँ, टाइम ओरिएंटेड होता है 9 to 5, हम होते हैं टास्क ओरिएंटेड। 5 बजे के बाद तो हमारा असल काम शुरू होता है बहरहाल उस वक्त फिर क्लाइंट अवेलेबल नहीं होता, वो फिर अगले दिन पूछना पड़ता है। तो बाज़ औक़ात क्लाइंट स्टाफ अवेलेबल नहीं होता, इसलिए हमें इंफॉर्मेशन फौरी तौर पे सारी नहीं मिलती। तो ये कुछ रीजन आप समझ देखें, अगर 6 रीजन लिखी हैं, बल्कि जो दूसरी वाली नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है ना, इसके अंदर 3 है, 3 सब है। एक भी समझ आ जाए तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ऑडिटर क्यों परफेक्ट एश्योरेंस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर पाता। लेकिन हमने कवर सारी करनी है, एग्जाम में वो पूछेगा। क्लियर जी, समझ आ गई? जरा मुझे दिखाइए कोई चीज रह तो नहीं गई? नहीं। अब आपको 3 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, आप इसकी रीडिंग कर लीजिए। मैं तब तक आपके लिए क्वेश्चन सेटअप करता हूं। क्वेश्चन भी देखते हैं आज की क्लास में जो कुछ हमने पढ़ा है एग्जाम में उसको अटेम्प्ट करने के काबिल हैं कि नहीं। ठीक है, पास कीजिएगा जी। उम्मीद है आपने रीडिंग कर ली होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। 1 मिनट हरिए, आपका क्वेश्चन मैंने रोका था, पूछिए अब क्या क्वेश्चन है। ठीक है, समझ गया। क्वेश्चन इनका ये है कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में यूजर्स के पास ऑप्शन है कि वो रीजनेबल एश्योरेंस भी ऑब्टेन कर सकता है, लिमिटेड एश्योरेंस भी। तो वो क्यों रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर, लिमिटेड एश्योरेंस क्यों ऑब्टेन करता है? ठीक है, हाँ, वो हो सकता है कॉस्ट की वजह से, एक रीजन ये भी हो सकती है। हो सकता है ट्रस्ट ऑन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में अगर ट्रस्ट ज्यादा हो तो वो शायद लिमिटेड एश्योरेंस से भी काम चला लें, और अगर मैनेजमेंट पे ट्रस्ट नहीं है तो वो कहे रीजनेबल एश्योरेंस। हो सकता है उनके पास पैसे कम हो, एश्योरेंस चाहते तो हैं लेकिन पैसे कम हैं, तो वो फिर क्या करेंगे? लिमिटेड एश्योरेंस।
क्योंकि जाहिर है रीजनेबल ऑडिट की फीस ज़्यादा होती है, रिव्यू की फीस कम होती है। ठीक है जी। और दोनों में लेवल ऑफ एश्योरेंस का फ़र्क होता है। ऑडिट और रिव्यू में फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का है, 10 फ़र्क बता सकता हूँ, असल में फ़र्क एक चीज़ का है। ऑडिट में जो हमारा श्योरिटी का लेवल होता है, चेकिंग का लेवल होता है ना, वो ज़्यादा होता है, और रिव्यू में जो श्योरिटी और चेकिंग का लेवल होता है वो कम होता है। उसका लिमिटेड एश्योरेंस से भी कम होता है लेवल। किसका? रिव्यू का। नहीं, रिव्यू और लिमिटेड एश्योरेंस एक ही चीज़ है, वो एक ही चीज़। हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू, वो भी ये लिमिटेड एश्योरेंस की एग्जांपल है। शाबाश, ये कैफ 7 में पढ़ा था ना आपने, शाबाश, वो एग्जैक्टली यही चीज़ है, वो यही चीज़ है, वो लिमिटेड स्कोप रिव्यू जिसको बोलता था, वो यही है। शाबाश, अच्छा लिंक किया, गुड। देते हैं लिमिटेड या रीजनेबल, हमारे काम की होती है या उसकी होती है सब्जेक्ट मैटर की? वो जो हम एश्योरेंस देते हैं वो तो सब्जेक्ट मैटर के बारे में होते हैं, वो एज प्रैक्टिशनर हमारे काम की नहीं है, वो यूज़र के काम की है, यूज़र को उससे फ़ायदा होगा। लेकिन सर जो असल में वो ठीक हो, वो परसेंटेज और जो हमारी काम की परसेंटेज वो तो डिफरेंट नहीं हो सकता? वो हो सकते हैं, लेकिन हाँ, नहीं, हाँ, वो देखिए, वो जो परसेंटेज मैंने आपको बताई है ना, मैंने पहले बताया, वो कहीं पे आपको लिखी हुई नज़र नहीं आएगी, वो सिर्फ आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए था। वो जब कंसेप्ट मुश्किल होता है, जब आसान कंसेप्ट होता है हम डायरेक्ट समझा देते हैं, लेकिन जब कंसेप्ट मुश्किल होता है ना, तो हमें दरमियान में ना एक थोड़ा एग्जाम्पल क्रिएट करनी पड़ती है, पहले वो इजी समझ आ जाए, फिर वो फॉर कंसेप्ट। एग्जांपल सर कि अगर कोई नहीं, वो भी इसको छोड़ दे। और कोई क्वेश्चन? सर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में जो रेजिडुअल वैल्यू होती है उसको हम एज जजमेंट लेंगे या एज एविडेंस लेंगे, क्योंकि वो तो मैनेजमेंट। हाँ, ये भी सारा डिटेल, आप थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल लेवल पे सोच रहे हैं, इतना डिटेल लेवल पे ना सोचे, अभी ना सोचे, ठीक है? जितना समझ में आ रहा है, अगर जितना जो लिखा हुआ है ना, अगर याद रखें, जो आपको लिख के दे दिया गया, अगर वो सारा समझ आ गया है, आप एक सवाल भी ना पूछे तो उसकी ज़रूरत नहीं है। पूछे तो मैं जवाब जरूर दूंगा, और मैं इनकरेज करता हूं, पूछे भी आप, लेकिन अगर आप सिर्फ जो लिखा हुआ है वो समझ आ गया, पेपर पास करने के लिए काफी है। क्योंकि पेपर पास करने के लिए हमारी जजमेंट के मुताबिक जो चीज भी जरूरी है वो हमने रिटन फॉर्म में दे दिया। तो एक स्टूडेंट, अब मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, इसको जरा सोचिएगा, एक अमल करना जरूरी नहीं है, सोच, एक स्टूडेंट अगर पूरे सेशन में एक सवाल भी नहीं पूछता, एक सवाल भी नहीं पूछता, लेकिन जो रिटन फॉर्म में किताब दी गई है उसके कंसेप्ट उसे सारे समझ आ गए हैं, वो इंशाल्लाह आसानी से पास हो जाएगा। यानी हमने जो चीजें आपको पता होनी जरूरी है ना, हमने आपके पूछने का इंतजार नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली किताब में ऐड करके आपके सामने रख दिए। लेकिन अच्छी बात है, पूछना चाहें तो पूछे, जितने मर्जी सवाल पूछें, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। अब कुछ आई कैप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है? बाकी के क्वेश्चन इंशाल्लाह कल, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आई कैप के क्वेश्चन कर लें, वो बहरहाल एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के क्वेश्चन से ज्यादा है। मैं आई कैप का क्वेश्चन ऐसे ही है ना, तो मैं ये नहीं कह रहा जवाब नहीं दूंगा जरूर, लेकिन कल। अच्छा, केस स्टडी आज फिर नहीं हो पाएगी, लेकिन कल स्टार्ट में केस स्टडी करेंगे। कल क्विज भी है हमारा दोनों का, और फिर एंड केस स्टडी करेंगे, बाद में आगे चलेंगे। डन जी, ये मेरा आपका डन हो गया इंशाल्लाह। कल मुझे क्लास के स्टार्ट में याद करवाइए। चलिए जी, पहला क्वेश्चन आप सेलेक्ट किया है हमने, चल पड़ भाई, क्या हर चीज ग्रुप में भेज दूं भाई? ये सवाल आपकी किताब के हैं जो मैंने सामने डिस्प्ले, हर चीज ग्रुप। चलिए जी, पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 4, ये आपकी बुक का क्वेश्चन 4 है, आज के लेक्चर में से है। जो मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या आज लेक्चर आपको समझ आएगा। अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के काबिल हैं तो लेक्चर समझ आ गया, सिंपल रूल। अगर लेक्चर नहीं समझ आए तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे। रिक्वायर्ड, सबसे पहले एग्जाम क्वेश्चन में आपने क्या पढ़ना है? ड्राफ्ट एन एप्रोप्रिएट रिप्लाई मेंशनिंग एनी 4 रीजन व्हाई द अबव रिक्वेस्ट कैन नॉट बी कंप्लाइड विद। अबव रिक्वेस्ट को अंडरलाइन करें। अबव रिक्वेस्ट कौन सी? ये ऊपर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। कह रहा है इन रिस्पॉन्स टू एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। अब आ गया ना, पढ़ा ना एंगेजमेंट लेटर क्या होता है। चलो,
ऑडिट एंगेजमेंट लेटर सेंड टू रूफ लिमिटेड, हमने जब रूफ लिमिटेड कंपनी का नाम है उसको एंगेजमेंट लेटर दिया तो उसमें मिस्टर अजीज असलम नया चीफ एग्जीक्यूटिव था ऑफ आरएल हैज रिक्वेस्टेड योर फर्म टू प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस इन ऑडिट रिपोर्ट। एब्सोल्यूट एश्योरेंस को अंडरलाइन करो। चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा भैया एब्सोल्यूट एश्योरेंस चाहिए मेरे को। रिक्वायरमेंट क्या है बताइए? फॉर रीजन व्हाई अबव रिक्वेस्ट कैन नॉट बी, क्यों नहीं कर सकते? क्या पूछ रहा है? इनहेरेंट लिमिटेशन। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आपने तो 6-7 पढ़नी है, वो कितनी पूछ रहा है? 4 को भी अंडरलाइन कर लें। अच्छा बताइए अगर 4 पूछी हैं उसने, समझ लगी आपको अटेम्प्ट क्या करना है? क्वेश्चन समझ आ गया, इसका मतलब है लेक्चर भी समझ आ गया। एग्जाम क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं किसी भी कंसेप्ट का, मतलब कंसेप्ट समझ आया तो अटेम्प्ट कर सकते हैं ना। आई कैप को इजी क्वेश्चन थोड़ी पूछता है। 4 कहा उसने, अगर मैं 5 लिख दूं ये गुड अप्रोच है कि बैड अप्रोच? 4 फैक्टर बोला है ना, मेरे पास 6-7 है, एक आधा फैक्टर एक्स्ट्रा लिख देना, गुड अप्रोच या बैड अप्रोच? गुड अप्रोच। अगर टाइम है, शाबाश, टाइम है गुड अप्रोच, टाइम नहीं है तो सिर्फ 4 ही लिखें, ठीक है? एक आधा एक्स्ट्रा लिख, ताकि अगर आपका कोई गलत हो गया ना तो वो एक्स्ट्रा वाला चल जाएगा, और चल जाता है। डन जी। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन की देखिए, पास पेपर का क्वेश्चन है, इजी ना लीजिए, इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, briefly explain with examples the different levels of assurance that can be provided to an assurance client। बताइए क्या एब्सोल्यूट एश्योरेंस आएगा? क्यों नहीं आएगा? वो कैन नॉट बी प्रोवाइड। शाबाश। तो कौन से लेवल आएंगे? लिमिटेड एश्योरेंस। अच्छा उसने ये नहीं कहा कि मुझे सिर्फ एक्सप्लेन करो। अगर कहता है ना सिर्फ एक्सप्लेन करो तो मैं कहता पॉजिटिव फॉर्म और नीचे उसका वो दिख देता गिव टू एंड फेयर व्यू, निमट गया जी। अगर कहता सिर्फ एक्सप्लेन तो लिमिटेड एश्योरेंस का नेगेटिव फॉर्म लिख देता और ये नथिंग हैज कम टू आर लिख देता, निमट गया। लेकिन उसने एक और चीज पूछी है, एग्जांपल्स। एग्जांपल से क्या मुराद है? रीजनेबल एश्योरेंस की एग्जांपल बताइए। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लिमिटेड एश्योरेंस की एग्जांपल्स बताइए। रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिव्यू ऑफ कैश फ्लो फॉरकास्ट। शाबाश, क्लियर हुआ? तो मुझे ये आज जो हमने सीखा है ना उसके रिलेटेड पास्ट पेपर के क्वेश्चन थे। तो इसका मतलब है अगर इस कंसेप्ट में से पास्ट पेपर का आई कैप कोई भी क्वेश्चन पूछे अटेम्प्ट कर लेंगे। बाकी और भी ये भी आपने रिटन असाइनमेंट में शामिल कर लें इसको, और भी क्वेश्चन है, 1-2 और भी है। हाँ वो कल डिस्कस करेंगे। कल समझ लीजिए आपकी केस स्टडी की प्रैक्टिस होगी, ठीक है जी। चैप्टर हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है लेकिन अभी फुली नहीं हुआ, इसमें केस स्टडी सबसे अहम चीज। तो कल हम अपनी ऑडिट की जिंदगी की पहली केस स्टडी करेंगे। तैयार हैं उसके लिए? चलिए इंशाल्लाह कल। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।